अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का जो लेक्चर है वो है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अच्छा, जिस तरह से नाम बता रहा है कि जनाब ये समथिंग रिलेटेड टू रेटिनोपैथी और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्रीमेच्योरिटी। अच्छा, अब प्रीमेच्योरिटी की डेफिनेशन यहाँ जो उन्होंने ली है वो मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ है, मगर आपकी बुक में या नॉर्मली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें लेस देन 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहाँ से 30 वीक्स के अंदर अंदर कोई अगर डिलीवरी होती है तो उसको हम 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अंदर अंदर लेंगे और उसको हम प्री मैच्योरिटी में लेबल करेंगे। ठीक, उसके अलावा कोई बच्चा अगर 1.5 kg से कम वेट का पैदा होता है तो चांसेस ऑफ हैविंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इन दो वजूहात की बिना पे उसको हो सकता है। तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है जनाब हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से बच्चे को आफ्टर बर्थ एक्सपोज कर दिया जाए, जैसे कहते हैं इंक्यूबेटर्स। अगर बच्चा इंक्यूबेटर में रखा जाएगा तो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे होती है। अगर कोई बच्चा 1.5 kg से कम का होगा, अगर कोई बच्चा 30 वीक्स से कम का होगा, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बच्चे को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी डेवलप होने के लिए। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि अगर हम रेटिना को देखें और रेटिना पे जनाब यहाँ पे हमारे पास फोविया रहा, ये हमारे पास जनाब डिस्क रही, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो वैस्कुलराइजेशन है वो तकरीबन 4th मंथ से स्टार्ट होनी शुरू होती है और नेज़ल रेटिना और टेम्पोरल रेटिना ये दोनों एक साथ वैस्कुलराइज नहीं होते। नेज़ल रेटिना जो होता है वो तकरीबन 8 मंथ ऑफ जेस्टेशन पे आके वैस्कुलराइज हो जाता है, जबकि टेम्पोरल जो है वो तकरीबन 10 मंथ, मतलब कभी कभार पैदाइश के बाद भी चल रही होती है इसकी वैस्कुलराइजेशन, तो 10 मंथ पे होता है। अब कोई बच्चा अगर 30 वीक्स पे ऑलमोस्ट पैदा हो जाता है तो उसका नेज़ल रेटिना जो होगा वो तो वैस्कुलराइज होगा, लेकिन जो टेम्पोरल रेटिना होगा, सपोज इतना रेटिना, ये वैस्कुलराइज नहीं होगा। अब अगर इस बच्चे को हम हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में इंक्यूबेटर में रख देंगे तो इस बच्चे का ये जो एरिया है यहाँ पे ऑक्सीजन वैसे ही पहुँच रही होगी। ठीक, तो फिर वहाँ पर न्यू वेसल्स नहीं बनेंगी, जो नॉर्मल न्यू वेसल्स बननी होती हैं वो इस एरिया में नहीं बनेंगी। अब ये बच्चा जब इंक्यूबेटर से निकाला जाता है तो उसके बाद अब इस एरिया को ऑक्सीजन जो है वो तो अब नहीं पहुँच रही, क्योंकि अब हमने इंक्यूबेटर से उसको निकाल दिया है। तो फिर आँख के अंदर या वैसे हमारे पास विट्रस के अंदर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जब वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं तो अब जो वेसल्स बनेंगी वो कैसी होंगी? वो न्यू वेसल्स होंगी, और जो न्यू वेसल्स होती हैं ये आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि दे आर लीकी एंड फ्रेजाइल। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक बच्चा जो 30 वीक से पहले पैदा हो जाए, उसका वज़न 1.5 kg से कम हो, उसको इंक्यूबेटर में रखा जाए तो उसकी जो टेम्पोरल रेटिना होता है जो नॉर्मली अप टाइम तक वैस्कुलराइज नहीं हुआ होता, उसको जब ऑक्सीजन पहुँचती है तो वेसल्स आना बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं। फिर जब हम उस बच्चे को इंक्यूबेटर से निकाल लेते हैं तो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। अब इस एरिया को नॉर्मल वैस्कुलराइजेशन नहीं हुई होती, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है और यहाँ पे न्यू वेसल्स बनती हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास, ये है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ये है पैथोफिजियोलॉजी। इसके अंदर इसमें ख़ास बात क्या है इसकी, बस यही आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने पैथोफिजियोलॉजी और ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी स्टेजेस कर लेनी है और एक मोटी मोटी ट्रीटमेंट, क्योंकि अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो रेटिना के मिसलेनियस टॉपिक्स में आता है या उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल से इतना नहीं है। तो अब जनाब पहली स्टेज क्या है हमारे पास आएगी? सबसे पहले हम इसके जोन्स डिवाइड करते हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 कितना होता है? डिस्क से मैकुला के डिस्टेंस को डबल कर दें, ये एक जोन है पूरा। कोई भी पैथोलॉजी अगर इसमें होगी तो दिस इज जोन 1। इसी जोन को हम दोबारा मज़ीद अब बड़ा करते हैं और नेज़ल ओरा सेरेटा तक कोई आता है तो उसको जोन 2 कह देते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जोन 3 कहलाता है। ठीक है, दिस वन द डिस्टेंस बिटवीन डिस्क एंड मैक्यूला का आप डबल कर दिए या फोविया का डबल कर दीजिए तो ये 1 बनाएगा, ये जोन 1 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक।
उसके बाद जोन 2 हमारे पास क्या होगा कि इसके बाहर का एरिया नेजल ओरा सेरेटा तक ओरा सेरेटा तक, और उसके बाद जोन 3 उसके बाहर का एरिया, यूजुअली इसको टेम्पोरल क्रिसेंट कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक चांद की तरह से बना हुआ है, तो इसको टेम्पोरल क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइन क्या होती है, यानी जो रेटिना वैस्कुलराइज्ड है, जो रेटिना यहां तक समझे आके वैस्कुलराइज हो गया है, लेकिन ये जो रेटिना है, ये जो मैं आपको ग्रीन करके बना रहा हूं, ये वैस्कुलराइज नहीं है, तो यहां पर एक पैरेलल लाइन से बन जाती है। स्टेज 1 पैरेलल लाइन बन जाती है वैस्कुलराइज्ड एंड नॉन वैस्कुलराइज्ड के दरमियान ओरा सेरेटा के साथ। ओरा सेरेटा क्या होता है, एंटीरियर मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेटिना, जहां पे जाके उस सारी बॉडी को टच करता है। खैर, उसके बाद क्या होता है बेटा, स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, ये एरिया जो होता है थोड़ा सा फाइब्रोसिस में बन जाता है और ये रिज इख्तियार कर लेता है। रिज क्या होती है, इट्स एन एलिवेटेड एरिया, सरफेस थोड़ा उठा हुआ होता है। तीसरे में स्टेज में क्या होता है कि जनाब इसमें एक्स्ट्रा रेटिना की सरफेस थोड़ा उठ जाता है और यहाँ पे फाइब्रोवैस्कुलर प्रोलिफरेशन होती है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवैस्कुलराइजेशन। स्टेज 4 हमारे पास क्या होती है, रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें ए और बी दो आता है। ए से याद रखो एक्स्ट्रा फोवियल, ऑल्दो ई से आता है मगर याद रखो कि भैया ए फॉर एक्स्ट्रा, ठीक है। बी से बेटा याद रखिए फोवियल। यानी आपको पहले भी बताया था हमने, रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो क्यों होती है, वन ऑफ द कॉज इज ट्रैक्शनल डिटैचमेंट, यानी अगर कोई सरफेस पे चीज़ आ गई है, हो सकता है कि उसको खींच के बाहर निकाल दे, दैट इज़ नोन एज ट्रैक्शनल डिटैचमेंट। तो इसके अंदर क्योंकि हमारे पास स्टेज 3 में एक्स्ट्रा रेटिनल मतलब रेटिना से ऊपर की तरफ फाइब्रोवैस्कुलर प्रोलिफरेशन हो गई है, तो फाइब्रस टिश्यू रेटिना को खींच सकता है, और जब वो रेटिना को खींचेगा, अगर रेटिना इतना एरिया हुआ है क्योंकि ये फोविया से बाहर का है, तो इसको हम कहेंगे स्टेज 4A, दैट इज एक्स्ट्रा फोवियल डिटैचमेंट। और अगर फोविया को डिटैच कर दिया तो इसको हम कहेंगे स्टेज 4B। 5 क्या होगा, टोटल रेटिनल डिटैचमेंट। स्टेज 5 इज टोटल रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि अगर तो हमारे पास शुरू में मिल जाए, हमें इस स्टेज पे मिल जाए पेशेंट, तो जहाँ पर हमारे पास इन एरिया में ए वैस्कुलर है, यानी इसमें कोई वेसल्स डेवलप नहीं हुई हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें लेज़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन लेज़र या फोटो कोआगुलेशन। ठीक है, ये फोविया रहा, यहाँ तक रेटिना वेस्कुलराइज हो गया था। इस ग्रीन वाले एरिया का रेटिना वेस्कुलराइज नहीं हुआ था, हमने इस पूरे एरिया को लेज़र कर दिया, उसमें हम कहते हैं लेज़र फोटो कोआगुलेशन। ठीक है, अगर इस स्टेज के बाद भी पेशेंट आ जाए, वेसल्स आनी शुरू हो जाएं, उसमें भी लेज़र फोटो कोआगुलेशन उस एरिया को जो एवेस्कुलर से कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शंस क्या होता है भाई, आपने पेशेंट को एंटाई वेजफ देना है, लेकिन याद रखिए बच्चों में डोज बड़ों से आधी होती है। कितनी डोज होती है इसको छोड़ दीजिए, बस एंटाई वेजफ में हाफ डोज बच्चे को लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, जब रेटिना डिटैच हो जाएगा तो देन वी हैव टू रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। तो दैट वाज तकरीबन ऑल अबाउट रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। कॉजेटिव फैक्टर्स या सॉरी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, एक बच्चा है 30 वीक से पहले हो जाए, 1.5 kg से कम वजन हो, इंक्यूबेशन में इसको रखा जाए, हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से पेशेंट एक्सपोज होगा, टेम्पोरल रेटिना 10वें मंथ ऑफ जेस्टेशन में होता है और नेजल रेटिना 8 मंथ पे हो जाता है। जब हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पे दिया जाएगा, ये एरिया वेस्कुलराइज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन वहाँ से ले ली जाएगी, इंक्यूबेशन से हट जाएगा बच्चा, तो फिर उसमें इस एरिया में जहाँ वेस्कुलराइजेशन नहीं होती, वहाँ पर वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है। जब वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है तो फिर यहाँ पर न्यू वेसल्स बनती हैं, जिसमें से हमारे पास फिर स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में क्या होती है, एक लाइन बनती है पैरेलल। सेकंड स्टेज में क्या होती है, रिज बनती है जो रेटिना से थोड़ी सी एलिवेटेड होती है। फिर एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवैस्कुलर प्रोलिफरेशन स्टेज 3 में। स्टेज 4 में रेटिना डिटैच होना शुरू होता है। 4A एक्स्ट्रा फोवियल, 4B फोवियल इन्वॉल्वमेंट, 5 इज टोटल डिटैचमेंट। सर ट्रीटमेंट क्या हो गई, लेजर फोटो कोआगुलेशन कर सकते हैं, एंटाई वेजफ,
और विट्रैक्टोमी। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ठीक, अगर आप इसी में कवर करना चाहें तो एक और ट्रीटमेंट, हम एक और टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ मैक्युलर होल। चलो वो फिर नेक्स्ट टॉपिक में रख लेते हैं ताकि तुम लोगों को आसानी हो याद करने में। ठीक है, थैंक यू।